नमो अर्हन्तानम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धानम्। ठीक है, आता है ना इनके, आता है यूट्यूब के। ॐ ह्रीं नमो आयर्यानम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायानम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलालं च सर्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मङ्गलम्। शैली भैया, पिछले सेशन के पुनरावर्तन हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भरत जी बेंगानी, हमारे टीपीएफ नॉर्थ जोन के सेक्रेटरी। भरत भैया। सादर जय जिनेंद्र। आप पीडीएफ शेयर कर लीजिए, सिंगल पेजर है। हाँ तो शेयर कर। थैंक यू। सभी से सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि रंजना जी ने पिछले वीक हमें बड़े अच्छे से जम्बू द्वीप में प्रवेश करवाया, आज हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो जम्बू द्वीप का जो अभी हमारा पिछले सेशन में जो भी हमने पढ़ा उसको मैं शॉर्ट में आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कुछ गलती रहे तो सभी से पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। जम्बू द्वीप का जैसे हमने पता चला कि मध्य लोक का सबसे छोटा द्वीप के रूप में जम्बू द्वीप है और लगभग बीचों बीच में स्थित है। तो मध्यलोक में जो असंख्य द्वीप है, जम्बू द्वीप से लेके स्वयंभू समुद्र तक द्वीप और समुद्रों का समूह है, उसके बीचों बीच में स्थित है। इसके सेंटर में जम्बू नामक शाश्वत वृक्ष है और जामुनों के असंख्य पेड़ होने के कारण इसका नाम सॉरी, जम्बू द्वीप है। मेरी क्लास चल रही है। और मैं जम्बू बात नामक कर शाश्वत वृक्ष जो उत्तर पुरु में है, मैं बात नहीं हूँ। क्या बात करें। उसमें अनादृत देव जो हैं इसके अधिष्ठायी देवता हैं, जो परिवार सहित विराजमान है इस जम्बू नामक शाश्वत वृक्ष पर। ये पृथ्वी का एक है, वनस्पति का एक नहीं है। जम्बू द्वीप का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 1 लाख योजन का विस्तार है। इसका आकार थाली के समान है और इस जम्बू द्वीप पे कुल 269 शाश्वत पर्वत है और इसकी गहराई 1,000 योजन की बताई जाती है। इस जम्बू द्वीप में पूर्व से पश्चिम की तरफ 6 वर्ष दर पर्वत है, जो कि लवण समुद्र से लवण समुद्र को टच करते हैं, जिनके नाम है हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और सिखरी। ये 7 पर्वत श्रृंखलाएं पूरे जम्बू द्वीप को 7 क्षेत्रों में विभाजित कर देती है। वो 7 क्षेत्र है: भरत, हेमवय, हरिवय, विदेह, रम्यक, हिरण्यवय और ऐरावत। ये 7 खंडों की अगर हम इस 7 क्षेत्रों की अगर हम आकार की बात करें तो पूरा आकार जो जम्बूद्वीप का है वो 1 लाख योजन है और इसको बराबर 190 खंडों में बांटा गया है। तो खंडों के माध्यम से हम इनकी लंबाई और इनके आकार का चिंतन करते हैं। तो भरत क्षेत्र की जो है वो है एक खंड। अ, और हर क्षेत्र और वर्ष दर पर्वत जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनका अनुपात दुगुना होता रहता है। जैसे कि हमने द्वीप के बारे में भी पढ़ा था कि वो एक दूसरे से दुगुने हैं, उसी तरह भरत क्षेत्र एक खंड है, हिमवान पर्वत 2 खंड, हेमवय क्षेत्र 4 खंड, महाहिमवान 8 खंड, हरिवय क्षेत्र 16 खंड, निषद पर्वत 32 खंड और उसके बाद विदेह क्षेत्र में 32 खंडों के दो, तो 64 खंड। और यहाँ से उल्टा क्रम शुरू होता है: नील पर्वत 32 खंड, रम्यक क्षेत्र 16 खंड, रुक्मी 8, हिरण्यवय 4, शिखरी 2 और ऐरावत 1। तो भरत और ऐरावत जो कि उत्तर और दक्षिण को रिप्रेजेंट करते हैं वो एक एक खंड के हैं। इसमें अगर हम बात करें पर्वत, तो पर्वत में इसके बीचों बीच, जैसा कि अगर हम विदेह क्षेत्र की भी बात करें या पूरे जम्बूद्वीप की बात करें, तो इसके बीचों बीच मेरू पर्वत स्थित है। और वैसे ही मेरू पर्वत की तरह 4
व्रत वेदात्य पर्वत भी स्थित हैं, जो कि 4 क्षेत्रों में है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में उतने बड़े क्षेत्र नहीं है, बट हाँ यहाँ विजयार्ध नामक का पर्वत श्रृंखला है। हिरण्यवय में जो नाम है उसका नाम है व्रत वेदात्य। रम्यक में गंधापति, हरिवय में विकटापति और हेमवय में शब्दापति। हर जो वर्षधर पर्वत हैं, हमारे 6 वर्षधर पर्वत हैं, वहां पे 6 द्रय हैं। 6 द्रय है, जहां से हर द्रय से 2-2 नदियां, और जो पहला और लास्ट द्रय है उससे 2-2 नदियां प्रवाहित होती है। जिन द्रोहों के नाम हैं: हिमवान पर्वत पर पद्मद्रय, महाहिमवान पर महापद्म, निषद पे तिगिच्छ, नील पे केसरी, रुक्मी पे महापुंडरिक और शिखरी पे पुंडरिक। इन ग्रहों पे जो बीच में सेंटर में है, इनमें देवियां विराजित है, देवियों के भवन हैं जो पुष्प के आकार के हैं। तो जो क्रमशः देवियों के नाम है पद्म, महापद्म, तिगिच, केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक ग्रह में, वो है श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। और इसी तरह यहाँ टोटल 14 नदियां भरत क्षेत्र में जो नदियां बहती है इन पद्मों, इन ग्रहों से, उनके नाम है गंगा और सिंधु, जो कि भरत क्षेत्र में बहती है। रोहितांसा जो है हिमवान क्षेत्र में बहती है, जो कि पद्मद्रय से निकलती है। फिर जो हम महापद्मद्रय से निकलने वाली नदियां 2 है: रोहिता जो कि हेमवय क्षेत्र में, और हरिकांता जो कि हरिवय क्षेत्र में बहती है। इसके बाद है तिगित्सद्रय। तिगित्सद्रय में से 2 नदियां हरिसलीला और शीतोदा। हरिसलीला हरिवय क्षेत्र में, और विदय क्षेत्र में शीतोदा। सिमिलरली जो हमारा केसरीद्रय है, वहां से 2 नदियां सीता और नारीकांता। सीता विदय क्षेत्र में, नारीकांता रम्य क्षेत्र में। फिर महापुंडरिक ग्रह से 2 नदियां नरकांता और रुप्यकुला। नरकांता नदी रम्य क्षेत्र में और हिरण्यवय क्षेत्र में रुप्यकुला। फिर जो हमारा पुंडरिक ग्रह है, वहां से 3 नदियां निकलती है: स्वर्णकुला जो कि हिरण्यवय क्षेत्र में, और ऐरावत क्षेत्र में रक्ता और रक्तोदा। ये इस तरह 14 नदियां इन क्षेत्रों में बहती है। इसके अलावा इसके बाद फिर अगर हम बात करें, तो इसके बाद हमने भरत क्षेत्र के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानने की कोशिश की थी। और तो भरत क्षेत्र के बारे में कुछ विशेषताएं अगर हम बात करें, तो ये अर्धचंद्राकार इसकी आकृति है, आधे चंद्रमा की तरह। और उत्तर में इसके हिमवान पर्वत है, और बाकी 3 दिशा में लवण समुद्र है। पूर्व से पश्चिम तक इसमें विंध्यार्ध पर्वत जो है इसको 2 खंडों में विभाजित करता है, उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध। और उत्तर से दक्षिण में 2 नदियां, जो कि पद्मद्रय से 2 नदियां गंगा और सिंधु निकलती है, वो इसको उत्तर से दक्षिण की दिशा में 3 भागों में बांटती है। इस तरह 2 उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध, और फिर 3 भाग प्रत्येक के 2 नदियों द्वारा किए गए। तो इससे टोटल 6 खंड इसमें आते हैं। 6 खंड में से जो धर्म तीर्थ प्रवृत्ति के खंड सिर्फ एक है, वो है आर्य खंड। और बाकी 5 मल्लेश खंड जो है वो अनार्य खंड भी कहलाते हैं। इसके जहाँ विजयार्ध पर्वत है और जहाँ पे नदियों का संगम कह लीजिए, या जो टचिंग पॉइंट बनता है, वहां पे 2 गुफाएं हैं, तमिश्र और खंड प्रपाता, 2 गुफाएं पाई जाती है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल चक्र जो है वो परिवर्तित होता रहता है। बाकी जो 5 क्षेत्र हैं उनमें काल चक्र परिवर्तित नहीं होता। काल चक्र के बारे में भी हम पता करेंगे अभी। और भरत क्षेत्र में सिर्फ आर्यखंड में धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति होती है, और जहाँ पे धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति होती है वहीं सभी सलाका पुरुष होते हैं। तो इसी तरह इस खंड में वो जन्म लेते हैं। चक्रवर्ती 6 खंड के और वासुदेव 3 खंड को जीतते हैं। और जब चक्रवर्ती विजय उसमें यात्रा में होते हैं, तो ऋषभकूट पर्वत जो कि उत्तरार्ध खंड का बीच का हिस्सा है, उसमें ऋषभकूट पर्वत स्थित है, जिसपे अपने नाम का अंकन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा ये जम्बू द्वीप का क्षेत्र है, उसके चारों तरफ एक जगतीय परकोटा है, जिसकी परकोटा कह लीजिए, जिसकी दीवार कह लीजिए, जिसकी 8 योजन की ऊंचाई है। और ये नीचे से ऊपर तक अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, तो जो सबसे नीचे है वो 12 योजन, उसके बाद 8 योजन, उसके बाद 4 योजन की चौड़ाई रहती है। ये जगती परकोटा जो है वनखंड है, पुष्पों से आच्छादित है, मणिरत्नों से सुसज्जित है, द्वार और झरोके इसमें हैं। इसमें 4 मुख्य द्वार हैं: विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, जो कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में सुशोभित हैं। इसके बाद हमने इसके अलावा काल चक्र के बारे में पढ़ा था कि काल चक्र के 2 चरण, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल, दोनों 10 प्रत्येक जो है वो 10 कौड़ा कौड़ी सागरोपम के होते हैं। अवसर्पिणी काल में इजीनेस से डिफिकल्टी लेवल की तरफ चलता है। जैसे स्टार्टिंग होती है सुषम सुषमा, सुषमा सुषम दुष्मा, दुषम दुष्मा, दुष्मा दुषम दुष्मा। ये पूरा 10 कौड़ा कौड़ी सागरोपम का जो
काल होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, और उत्सर्पिणी काल में इसके विपरीत चक्र का आर्य का प्रवाह होता है, जो कि दुसम दुस्मा से शुरू होकर सुषम सुषमा तक चलता है। ये एक पिछले पूरे चैप्टर का पूरे सेशन का एक छोटा सा समराइज फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा है कोई गलती हो तो माफ करेंगे आप, और अगर नन्ना जी अगर कुछ गलती की है तो आप प्लीज करेक्ट कर दीजिए। एक चीज शायद करेक्ट करना है, वो ये कि जो नदियां हैं, ये 14 जो नदियां हैं इन्हें महानदियां कहते हैं। और भरत क्षेत्र पद्मद्रय, नीचे पद्मद्रय जो है भरत क्षेत्र के ऊपर, वहां पद्मद्रय से 3 नदियां निकलती है। 2 भरत क्षेत्र की ओर जाती है और एक ऊपर रोहितांशा दूसरी तरफ। तो वैसे ही एरवल क्षेत्र में है, सबसे 2-2 नहीं निकलती, इन 2 से 3 निकलती। 3 निकलती। हाँ, 3 का उद्गम है। बहुत अच्छे से आपने पूरा रिकैप करवाया भरत जी। गरिमा जी स्टार्ट करें। हाँ, धन्यवाद भरत भैया, इतने सरल और संक्षिप्त में आपने पिछला वाला रिकैप कराया। बहुत कठिन है ये विषय समझना। अब मैं रंजना जी से अनुरोध करूंगी कि आज की सेशन की शुरुआत करें। रंजना जी। पंच परमेश्वरी को नमन, वंदे गुरुवरम। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। चर्चा चल रही थी भरत क्षेत्र की, और उसमें बात उठी कि काल चक्र क्या होता है, काल परिवर्तन जो यहाँ होता है भरत क्षेत्र में, वह कैसे होता है। तो आज इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आप सबको पीपीटी दिखाई दे रही है? यस। ओके। तो लोकानुप्रेक्षा आज जम्बू द्वीप भाग 2, इसमें हम आज चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं काल चक्र की। पिछली क्लास में हमने देखा कि 2 प्रकार के काल हैं, अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल के बाद उत्सर्पिणी काल आता है, और उत्सर्पिणी काल के बाद अवसर्पिणी काल। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद पुनः रात किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, उसी प्रकार से अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी, उत्सर्पिणी के बाद पुनः अवसर्पिणी। जैसे शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष के बाद पुनः शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष के बाद पुनः कृष्ण पक्ष। इसी प्रकार अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी, और उत्सर्पिणी काल के बाद पुनः अवसर्पिणी। इस प्रकार से यह काल चक्र चलता रहता है। आपके सामने काल चक्र बना हुआ दिख रहा है, पर इन रियलिटी ऐसा कोई चक्र बना हुआ नहीं होता है। यह तो एक निरंतर प्रोसेस है जो चलता रहता है।
अवसर पीढ़ी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है और उत्सर पीढ़ी काल भी 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। और संयुक्त जब इन्हें देखें तो यह 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का पूर्ण काल चक्र होता है। अवसर पीढ़ी काल के 6 आरे होते हैं। पिछली बार हमने इन सब के नाम भी देखे थे। सुषुम सुषमा, सुषमा, सुषुम दुष्मा, दुषुम सुषमा, दुष्मा और दुषुम दुष्मा। जैसे एक घड़ी का हाथ या घड़ी की जो सुई होती है उसे कई जन सुई बोलते हैं, कई हाथ बोलते हैं, तो वह किस प्रकार से चलती है, 12 से स्टार्ट होकर 6 तक कैसे आती है, धीरे 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 नीचे की ओर आती है, वैसे ही अवसर पीढ़ी काल में पहले आरे से लगा के 6ठे आरे तक वह सुई या काल इस प्रकार से नीचे की ओर आ रहा है। और उसके बाद कैसे घड़ी की सुई 6 से 12 की ओर जाती है, उसी प्रकार से पुनः वह सुई नीचे से ऊपर की ओर जाने लगती है। उत्सर पीढ़ी के पहले आरे से 6ठे आरे की ओर जाने लगती है। तो आप जो घड़ी का हाथ है उस एग्जाम्पल को याद रखिए तो आपके ये चीज क्लियर होगी। अब इस में हमने ये भी देखा था कि हर जो आरा है उसका टाइम पीरियड कितना है। तो जो पहला आरा है वह 4 KKS है, KKS यानी कोड़ा कोड़ी सागरोपम। दूसरा आरा है वह 3 KKS है, 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। तीसरा आरा है वह 2 KKS है, 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। चौथा आरा है वह 42,000 वर्ष न्यून 1 KKS, 42,000 वर्ष न्यून 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। पांचवा और छठा आरा दोनों 21,000 वर्ष के हैं। देखिए हमने टोटल जो फिगर बताया था अवसर पीढ़ी काल का वह था 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो जब हम इन 6 आरों का टाइम पीरियड ऐड करेंगे तो वह 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम हो जाएगा। 4 + 3 + 2 और जो 21 इयर्स है वो 42 इयर्स होते हैं। तो वह जो न्यून किया था हमने 1 KKS में, जब वो ऐड हो जाएगा तो टोटल 10 कोड़ा कोड़ी हो जाता है। इसी प्रकार से उत्सर पीढ़ी काल में होता है। यहाँ हमें जो एक बात ध्यान रखनी है वह यह है कि अवसर पीढ़ी काल का जो पहला आरा है वह 4 KKS का है, 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है, इतना बड़ा काल है। परंतु जो उत्सर पीढ़ी का पहला आरा है वह सिर्फ 21,000 वर्ष का है। तो हम देखते हैं कि अवसर पीढ़ी काल में हर चीज का ह्रास होता जाता है। जैसे जैसे यह चक्र आगे बढ़ता है वैसे वैसे चीजों का ह्रास होता है। किन किन चीजों का होता है उसे अपने आगे देखेंगे। और उसी प्रकार से उत्सर पीढ़ी काल में धीरे 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 सबकी बढ़ोतरी होती जाती है। ये देखिए काल चक्र इस प्रकार से घूमता है। अब हम डिस्कस करते हैं अवसर पीढ़ी काल का पहला आरा। इसका नाम है सुषुम सुषमा। इसमें अत्यधिक सुख होता है। इस आरे की स्थिति
4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की होती है। मनुष्य की अवगाना 3 कोस की होती है और उसका आयुष्य 3 पल्योपम का होता है। आहार का अंतर 3 दिनों के बाद वह भोजन करता है और वह आहार कितना करता है? तुअर के दाने जितना। उसका संहनन बहुत स्ट्रॉन्ग, जो सबसे स्ट्रॉन्ग संहनन है वज्र ऋषभ नाराज, वह होता है। और संस्थान समचतुरस्र संस्थान होता है। मतलब जो बॉडी है वह एकदम प्रमाण के अनुसार होता है। उसकी फसलियां 256 होती है। यह जो पहला आरा होता है अवसर पीढ़ी काल का, इसे हम यौगलिकों का काल कहते हैं। यौगलिक मनुष्य जो होते हैं, इनकी इच्छा तथा आकांक्षाएं बहुत कम होती हैं और वे सारी की सारी जो पूर्ति होती है वह कल्प वृक्षों के द्वारा होती है। यौगलिक मनुष्य जो होते हैं, वे अपने आयुष्य से 6 महीने पहले एक यौगलिक युगल को जन्म देते हैं। यौगलिक जो स्त्री होती है वह जन्म देती है और वह 49 डेज तक उनका पालन पोषण करती है। यौगलिक मनुष्यों का आयुष्य पूर्ण होने पर एक छींक या एक जम्भाई से मृत्यु हो जाती है और ये अल्पविषी तथा अल्पकषायी होते हैं, इसलिए मरकर यह देवलोक में जाते हैं। अब ये जो पहला काल है, यह अत्यंत सुखमय काल होता है। इस समय जो भूमि होती है वह बहुत ही समतल होती है, बहुत ही कोमल स्निग्ध आदि होती है। यहाँ का जो वातावरण होता है वह भी बहुत अच्छा होता है और जैसे हम लोग कर्म करते हैं, इसे इस प्रकार से कहा जाता है, अस्सी मस्सी कृषि आदि का कार्य हम लोग करते हैं कर्म क्षेत्रों में, परंतु उस समय वे सारे कार्य नहीं होते। अब उन्हें अपने जीवन यापन करने के लिए इन सारे कार्यों को नहीं करना पड़ता। वे सिर्फ कल्प वृक्षों से अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं और उनकी जो इच्छाएं आकांक्षाएं आदि होती है वह भी बहुत अल्प होती है। उस समय में जो भी जानवर होते हैं, जैसे सिंह है, सांप है, इन सब में भी हिंसा का भाव नहीं होता। तो इन लोगों में और पशुओं में हिंसक भाव नहीं होता, वैर भाव नहीं होता। और जो अस्वच्छता होने से, जैसे मच्छर, खटमल, जूं, लीक आदि होते हैं, उस समय में ये सब भी नहीं होते। मेन चीज जो इसमें याद रखनी है यौगलिक काल में, कि इसमें हमेशा युगल पैदा होते हैं और जब उनका आयुष्य 6 मास रहता है तो जो यौगलिक स्त्री होती है वह पुनः एक युगल को ही जन्म देती है। उसे 49 दिनों तक उनका पालन पोषण किया जाता है, फिर वे भी जवान हो जाते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं। और जब इन यौगलिक मनुष्यों का आयुष्य पूर्ण होता है तो क्योंकि इन्हें तड़पना नहीं पड़ता, इसलिए सिर्फ एक छींक या जम्भाई आदि आने से इनकी मृत्यु हो जाती है। कहीं कहीं पे ये भी आता है कि इन यौगलिकों का जो मृत्यु के बाद जो शरीर होता है, उसे वहां के जो अधिष्ठायी देव होते हैं वे क्षीर समुद्र में उसका विसर्जन कर देते हैं। अब हम देखते हैं अवसर पीढ़ी काल का दूसरा आरा। यह सुषमा काल है, सुषमा आरा है। इसमें
सुख होता है। जैसे पहले आरे में सुषमा सुषमा में अत्यधिक सुख होता है, इसमें उससे कुछ न्यून, परंतु यह आरा भी सुखमय होता है। यह भी यौगलिकों का होता है। इस आरे की स्थिति 3 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम है। मनुष्य की अवगाना 2 कोस, आयुष्य 2 पल्योपम। ये जो मैं आप लोगों को सारी ये जो अवगाना आयुष्य आदि बता रही हूँ, यह उस समय की उत्कृष्ट जो होती है स्टार्टिंग में, उस चीज का यहाँ पे जिक्र है। आहार का जो अंतर है वो 2-2 दिन के अंतर से खाते हैं और आहार की मात्रा बेर के बराबर होती है। क्योंकि ये यौगलिक हैं तो इनका भी संहनन वज्र ऋषभ नाराज संहनन होता है और संस्थान समचतुरस्र संस्थान होता है। जो फसलियां हैं वे 128 होती हैं और ये संतान का लालन पालन 64 दिनों तक करते हैं। और सारी बातें जैसे प्रथम आरे में होती है वैसे ही इस दूसरे आरे का समझना चाहिए कि जैसे वहां यौगलिक होते हैं और वो 6 महीने पहले मृत्यु से एक युगल को जन्म देते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, पर यहाँ पे वो 64 डेज ही करते हैं, उतने में वो जवान हो जाते हैं और उसके बाद उनकी भी मृत्यु वैसे ही होती है जैसे पहले आरे में होती थी। अब अवसर पीढ़ी काल का तीसरा आरा सुषुम दुष्मा। इसमें सुख अधिक है और दुख कम है। आरे की स्थिति 2 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम। मनुष्य की अवगाना 1 कोस, आयुष्य 1 पल्योपम का। आहार का अंतर 1 दिन के अंतर से ये भोजन करते हैं और आहार की मात्रा आंवले के बराबर हो जाती है इस समय तक। संहनन इनका भी वज्र ऋषभ नाराज संहनन है और संस्थान समचतुरस्र संस्थान है। फसलियां 64। आप अगर देखेंगे फसलियां जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है पहले से दूसरा वाला हाफ होता जाता है। टू 256, 128, और इसमें 64। अवसर पीढ़ी काल के तीसरे आरे में संतान पालन 79 दिनों तक यौगलिक करते हैं। इस आरे के जब 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 माह शेष रहते हैं तब प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। जीव स्वकृत कर्मों के अनुसार चारों गतियों में जाते हैं तथा कर्म क्षय कर मोक्ष में भी जाते हैं। अब ये जो तीसरा आरा है इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका जो पहले 2 भाग होते हैं वे यौगलिकों के होते हैं, परंतु जब तीसरा आरा का तीसरा चरण होता है तब वहां पे चेंजेस होने भी शुरू हो जाते हैं। तो वहां पे प्रथम तीर्थंकर का भी उस लास्ट चरण में जन्म होता है और वह फिर यौगलिक काल नहीं रहता। अवसर पीढ़ी काल का चौथा आरा दुषम सुषमा। इसमें जैसा कि नाम सजेस्ट करता है दुख अधिक और सुख कम। आरे की स्थिति 1 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम में 42,000 वर्ष कम। आयुष्य
1 करोड़ पूर्व, मनुष्य की अवगाना 500 धनुष, आहार का अंतर दिन में 1 बार। संहनन, अब सारे के सारे संहनन इस काल में होते हैं और सारे के सारे संस्थान भी इस काल में होते हैं, और जो पसलियां हैं वे 32 होती हैं। इस आर्य में यौगिकों की उत्पत्ति नहीं होती है। इस आर्य में 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव तथा 9 प्रतिवासुदेव होते हैं। जब हम ये वैल्यूज जब देखते हैं तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सारी वैल्यूज जो है, जैसे 500 धनुष, 1 करोड़ पूर्व आदि, तो ये जब ये काल स्टार्ट होता है उस वक्त का है उत्कृष्ट इतना होता है। और जब हम इसका जगन्य देखते हैं तो जो आगे वाले का उत्कृष्ट है वे चीजें हम उसके जगन्य में जान सकते हैं। जैसे इसमें है ना, संहनन 6 होते हैं, संस्थान 6 होते हैं, या अवगाना है, मनुष्य की अवगाना 500 धनुष है। तो इससे पहले वाला जो आरा है, तीसरा आरा, इसकी आप अवगाना देखते हैं तो 1 कोस है, तो ये उत्कृष्ट है। पर एकदम जब तीसरे आरे का लास्ट का फेज चलता है तो उस दौरान में ये जो 500 धनुष की अवगाना है वह उसके आजू बाजू का मेजरमेंट आ जाता है। तो ये जो चेंज होता है ना, ये बहुत ग्रेजुअल चेंज है। ऐसे नहीं है कि सीधा एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम से 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ये जो काल है तो इसमें एकदम ग्रेजुअल चेंजेस है। तो जो आयुष्य भी है तो वह कम होता है लेकिन धीरे धीरे होता है। और ये हम लोग अपने डेली लाइफ में भी ऐसे देखते हैं कि हमारे जो 10 पीढ़ियां 5 पीढ़ियां पहले का जो संहनन था, उनकी जो ताकत थी, और आज हम किस प्रकार से उस चेंज को महसूस करते हैं, तो वैसे ही आप इन्हें समझिए। अब अवसर पीढ़ी काल का 5वां आरा, दुष्मा, इसमें दुख अधिक है। आर्य की स्थिति 21,000 वर्ष है, मनुष्य की अवगाना 7 हाथ, आयुष्य 100 वर्ष झाझेरी। झाझेरी का अर्थ होता है 100 वर्ष से कुछ अधिक। आहार का अंतर, एक दिन में अनेक बार वे लोग आहार करते हैं। और संहनन सभी 6 हैं, संस्थान सभी 6 हैं, पसलियां 16। इस आर्य में जन्मा जीव मोक्ष प्राप्त नहीं करता है। इस आर्य के अंतिम दिन का तीसरा भाग बीतने पर जाति, धर्म, व्यवहार, सदाचार आदि का लोप हो जाता है। वर्तमान में यही आरा चल रहा है। अब हम देखते हैं अवसर पीढ़ी काल का 6ठा आरा, दुष्म दुष्मा। इसमें अत्यधिक दुख होता है। आर्य की स्थिति 21,000 वर्ष है, मनुष्य की अवगाना 1 हाथ, आयुष्य 20 वर्ष, आहार का अंतर बार बार, संहनन सेवार। ये सबसे जो वीक संहनन है 6 संहनन में से, वह वाला संहनन है। संहनन मतलब जो हड्डियों की संरचना होती है उसे संहनन कहा जाता है। और संस्थान का अर्थ होता है कि हमारा जो शरीर का जो आकार है वह कैसा है। तो वह यदि प्रमाणोपेत होता है तो उसे अच्छा माना जाता है, और जब प्रमाण से नहीं होता है तो वह एकदम लास्ट वाला जो हुंडक संस्थान है वह इस 6ठे आरे में होता है।
इसमें पसलियां 8 हैं। अब क्योंकि ये लास्ट वाला आ रहा है दुष्मा, तो इसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, संहनन, संस्थान, रूप आदि सब कुछ अशुभ होते जाते हैं। मीन्स एकदम जो अशुभ से अशुभ है वह इस छठे आरे में होते हैं। और जो प्राणी होते हैं वे भी बहुत क्लेशकारी होते हैं। गंगा तथा सिंधु नदियों के किनारे स्थित बिलों में मनुष्य रहते हैं। दिन में सख्त ताप व रात में भयंकर ठंड होती है। रात्रि में बिलवासी मानव मछलियों व जलचरों को पकड़कर रेती में दबा देते हैं। सूर्य के प्रचंड ताप से वे दिन में भून जाने पर रात्रि में उन्हें खाते हैं। मरकर प्रायः नरक व तिर्यंश योनि में उत्पन्न होते हैं। तो ये जो छठा आरा होता है यह इन सारे आरों में सबसे नेगेटिव होता है। और इस टाइम हिंसा का भाव भी बहुत ज्यादा होता है। जो ये गंगा सिंधु आदि नदियां हैं वे उस टाइम इतनी छोटी हो जाती है, सूख जाती है, बहुत थोड़ा सा पानी होता है और इतनी तीव्र गर्मी और रात में इतनी तीव्र ठंड होती है कि ये जो मनुष्य होते हैं वे जैसे चूहे बिल में कैसे रहते हैं वैसे इन्हें भी पूरे दिन गर्मी की वजह से बिलों में रहना पड़ता है और रात्रि में ठंड की वजह से। तो जो सूर्यास्त का जब टाइम होता है, जब ना इतनी गर्मी होती है ना इतनी ठंड, उस टाइम से वो लोग बाहर निकलते हैं और जो भी दिन भर में वो जीव जो उन्होंने अर्ली मॉर्निंग रखा था या रात्रि में रखा था, दबाया था, जो सूर्य में एकदम पक चुके हैं, उनको फिर वो रात्रि में खाते हैं। और क्योंकि वे इतने क्लेशकारी भावों में होते हैं, इतने हिंसक भावों में होते हैं, मांसाहारी होते हैं, तो इसलिए वे प्रायः मर के नरक व तिर्यंश योनि में उत्पन्न होते हैं। अब इन 6 आरों की समाप्ति के बाद पुनः जैसे पहले उत्सर्पिणी काल चल रहा था, उसके बाद अवसर्पिणी, फिर उत्सर्पिणी, फिर अवसर्पिणी, तो पुनः अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी शुरू हो जाता है। और उसका पहला आरा जैसे अवसर्पिणी का छठा आरा था वैसे ही उत्सर्पिणी काल का पहला आरा होता है दुष्म दुष्मा। अवसर्पिणी के छठे आरे की भांति यह आरा 21,000 वर्ष का होता है। विशेषता केवल इतनी है कि अवसर्पिणी काल में देह, आयुष्य आदि का उत्तरोत्तर ह्रास होता है, जबकि उत्सर्पिणी में उत्तरोत्तर विकास होता है। उत्सर्पिणी काल का दूसरा आरा दुष्मा, इसका पुनः काल 21,000 वर्ष ही है, परंतु इसमें 7 दिनों तक 5 प्रकार की बरसात होती है। 5 प्रकार की जो वृष्टियां होती हैं उनके नाम है पुष्कर संवर्तक मेघ, क्षीर मेघ, घृत मेघ, अमृत मेघ और रस मेघ। जब यह बारिश होती है तो यह सबसे पहले तो गर्मी, जो इतनी भयंकर गर्मी थी, उसे शांत करती है। इसके साथ साथ जो वहां की भूमि इतनी जो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं रहती है, उसे फिर से स्निग्ध किया जाता है। और उसके बाद धीरे अमृत मेघ पुनः अंकुरों को विकसित करते हैं, अंकुरित होते हैं वृक्ष आदि। और रस मेघ से फल फूल आदि
विकसित होते हैं। पूरी जो भरत क्षेत्र है या एरवट क्षेत्र है पुनः हरियालीमय होने लगता है। बिलवासी बाहर निकलकर आनंद मनाते हैं। मांसाहार का त्याग व बुद्धि में दया का आविर्भाव होता है। यह अवसर पीढ़ी के 5वें आर्य जैसा होता है। तो यहाँ पे पुनः परिवर्तन शुरू हो जाता है, विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अब इसके बाद जो उत्सर पीढ़ी का तीसरा आरा है दुष्म सुषमा, यह आरा 42,000 वर्ष न्यून एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। अवसर पीढ़ी के चौथे आरे के समान ही इसे समझना चाहिए। इस आरे में 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव तथा 9 प्रतिवासुदेव होते हैं। यह तीसरा आरा होता है। तो कैसे हमारे अवसर पीढ़ी काल में चौथे आरे में 23 तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती आदि हुए, वैसे ही उत्सर पीढ़ी काल के में 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती आदि सब होते हैं। और कैसे हमारे तीसरे आरे में एक तीर्थंकर हुए थे ऋषभदेव भगवान, वैसे ही अब जो अगला आरा है उत्सर पीढ़ी का सुषम दुष्मा, इसे अवसर पीढ़ी के तीसरे आरे के समान समझना चाहिए। इस आरे में एक तीर्थंकर, एक चक्रवर्ती समुत्पन्न होते हैं। तो कैसे अवसर पीढ़ी के तीसरे आरे में एक तीर्थंकर हुए थे, वैसे ही उत्सर पीढ़ी के चौथे आरे में एक तीर्थंकर होते हैं। चतुर्थ आरे के द्वितीय चरण से पुनः यौगलिक काल प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे जो चौथा आरा होता है वह कैसे अवसर पीढ़ी के तीसरे आरे में 3 चरण थे और अंतिम चरण में चेंजेस शुरू हुए, वैसे ही उत्सर पीढ़ी के चौथे आरे के भी 3 चरण होते हैं। उसमें से चतुर्थ आरे के द्वितीय चरण से पुनः यौगलिक काल प्रारंभ हो जाता है। 5वां आरा सुषमा, इसे अवसर पीढ़ी के दूसरे आरे के समान समझना चाहिए। और जो छठा आरा है सुषम सुषमा, इसे अवसर पीढ़ी के पहले आरे के समान समझना चाहिए। तो जब ये छठा आरा आता है उत्सर पीढ़ी का, तो अत्यधिक सुख, हर प्रकार से सुख हो जाता है। यौगलिक काल है, पुनः जैसे अवसर पीढ़ी के पहले काल आरे में बताया गया था कि यौगलिक युगल पैदा होते हैं। 6 महीने जब आयु शेष रहती है तो पुनः वे जो यौगलिक स्त्री है वह एक युगल पैदा करती है। उनका लालन पालन करके जब उनकी आयुष्य समाप्त होता है तो वही जम्भाई या उबासी या छींक, इससे उनका काल हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने सभी आरों को देखा। ये 6 संहनन और 6 संस्थानों के नाम हैं। यदि किसी को क्योंकि अंदर रेफरेंस आया था ना 6 संहनन 6 संस्थान, तो इसलिए मैंने ये पीपीटी में सारे नाम डाल दिए हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ बातें और जाननी हैं। एक, कि कर्म भूमि किसे कहते हैं और अकर्म भूमि किसे कहते हैं। तो कर्म भूमि उसे कहा जाता है जहां असी मसी कृषि आदि क्रियाएं इंसान अपने जीवन यापन के लिए करता है।
और जब यौगलिक काल चलता है, जब केवल कल्प वृक्षों से हमारी पूर्ति होती है, मनुष्य की पूर्ति होती है, तो उस काल को उस समय जहाँ यौगलिक रहते हैं वे अकर्म भूमियां होती हैं। भरत क्षेत्र में, जम्बू द्वीप में क्या कोई बता सकता है कि कितनी कर्म भूमियां हैं और कितनी अकर्म भूमियां हैं? 15 कर्म भूमि है, 36 कहाँ है? एकड़ भूमि। हाँ, जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमियां हैं और 6 अकर्म भूमियां। हाँ, नाम बताइए। भरत कर्म क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविदेश क्षेत्र, ये 3 कर्म भूमियां आ जाती हैं। जी, और फिर हेमवत, भरत हिरण्यवत, क्षेत्र, रम्यकवास, हरिवर्ष, एक देवकुरु, मिनट, उत्तर कुरु। एक मिनट, पुनः बताइए कर्म भूमियों का। जम्बू द्वीप में 3 है ना, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविदेश क्षेत्र। जी, ठीक है। तो अकर्म महाविदेश भूमि क्षेत्र में, एक मिनट, महाविदेश क्षेत्र में क्या पूरा महाविदेश क्षेत्र कर्म भूमियां हैं? नहीं, पूरा महाविदेश क्षेत्र में 2 अकर्म भूमि है ना, देवकुरु, उत्तर कुरु। जी, ठीक है। अब अकर्म भूमियां बताइए। अकर्म भूमि है हेमवत, हिरण्यवत, हरिवर्ष, रम्यकवर्ष, देवकुरु, उत्तर कुरु। जी, तो कहाँ पे कौन आपका नाम बताइए, क्योंकि मुझे है ना इसमें दिख नहीं रहा है कि कौन बोल रहा है। 1 मिनट है ना। हाँ। जी, आपका नाम? मैं नैना सेठिया, नैना जी। सेठिया। जी जी, बहुत अच्छे से आपने रिप्लाई किया है। अब कोई और बता सकता है कि कहाँ पे कौन सा काल चलता है जो इन्होंने अकर्म भूमियां बताई है वहां? महाविद्या में चौथा आरा चलता है। कौन बता रहा है? पहले नाम बताइए। हेमलता बुच्चा। अच्छा, तो महाविद्या में महाविदेश, हमेशा चौथा आरा हाँ, रहता है हमेशा अच्छा, महाविद्या क्षेत्र में। और बताइए, और कोई बताइए, किसी को ध्यान है? नहीं है? भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में 5वां आरा चल रहा है। जी, एक मिनट, मेरा मैं नाम बताती हूँ। अजय। जी जी, जी, तो अब देखिए, जो महाविदेश क्षेत्र में उत्तर कुरु और देवकुरु है, वहां अवसर पीढ़ी के पहले आर्य जैसा काल चलता है। वह अवस्थित काल है, चेंज नहीं होता है, वहां हमेशा एक जैसा काल रहता है। तो जब हम महाविदेश क्षेत्र बोलते हैं ना कि हमेशा चौथा आरा चलता है, तो वह सिर्फ वहां की जो विजय है, जो 32 विजय हैं, वहां पे चौथा आरा चलता है। उसके जो उत्तर कुरु और देव कुरु जो क्षेत्र है, क्योंकि महाविदेश क्षेत्र हम आगे करेंगे तो ये सारी चीजें उसमें कवर होगी। तो जो उत्तर कुरु और देव कुरु जो क्षेत्र है, वहां पे अवसर पीढ़ी काल का प्रथम आरा चलता है। और प्रथम आरा चलता है मतलब वह यौगलिक क्षेत्र हुआ, है ना, 4 kks वाला क्षेत्र है। इसके बाद उनके बाद जो 2 क्षेत्र हैं, उनमें अवसर पीढ़ी के दूसरे आरे जैसा काल चलता है। तो अब मुझे कोई बता सकता है कौन से क्षेत्र हैं वे? वरना मैं तो बताऊंगी आपको, पर आप में से किसी को ध्यान हो तो अनम्यूट होके जरूर बताएं। हरिवर्ष और रम्यकवर्ष। जी, उसमें कौन सा काल चलता है? अवसर पीढ़ी काल का दूसरा आरा। दूसरा आरा।
है ना जी। तो उसमें वो टाइम पीरियड कितना हुआ 3 kks, जैसे पहले आर्य का आपने बोले थे ना 4 kks, 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, तो वैसे इसका हुआ कितना हुआ बोलिए 3 कोड़ा कोड़ी सागरों जी 3 कोड़ा कोड़ी सागरों में जी जी। तो और इसके बाद अगले 2 क्षेत्र कौन से हैं जो यौगिक हैं हेमवत और हिरण्यवत हेमवत और जी हिरण्यवत। जी। तो इसमें अवसर पीढ़ी के तीसरे आर्य जैसा काल चलता है। तो इसे आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जहां 64 में उत्तर कुरु देव कुरु वाली जो स्थान है वहां प्रथम आर्य जैसा काल है। उसके बाद के 2 क्षेत्र आते हैं उनमें दूसरे आर्य जैसा काल है, और उसके बाद जो ऊपर नीचे जो क्षेत्र आते हैं उसमें 3 आर्य जैसा काल है। आप नाम तीसरे आर्य बताइएगा जैसा प्लीज, काल है। दोबारा नाम बताइएगा। हरिवर्ष और देखिए जो पहला आर्य जहाँ चलता है अवसर पीढ़ी का पहले आर्य जैसा काल, वह है उत्तर कुरु देव कुरु, है ना। फिर जो दूसरे आर्य जैसा काल जहाँ चलता है वह है हरिवय और रम्यक वर्ष, और तीसरे आर्य जैसा काल जहाँ चलता है वह है हेमवय और बोलिए नाम, आप लोगों को भी क्षेत्रों के नाम याद होंगे ना। हेमवय और हिरण्यवय। तो कोई मुझे खंड बता सकते हैं आप लोगों में से, टीपीएफ में से, इनके खंड जो आपने किए थे ना वो क्या क्या नंबर्स वाले हैं ये? उत्तर कुरु देव कुरु तो ठीक है 64 में से है। हरिवय हिरण्यवय भरत जी यदि आप हैं तो बताइए। ठीक है कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कौन से जम्बू द्वीप के कौन से स्थान में कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, कहाँ कौन सा काल अवस्थित रहता है, परंतु भरत क्षेत्र और ऐरवत क्षेत्र इन दोनों क्षेत्रों में काल परिवर्तन होता रहता है। और अभी अवसर पीढ़ी का 5वां आरा चल रहा है। इसके अलावा अब गरिमा जी रंजना जी अब एंड कर दूं या और आगे अपने क्योंकि 9:30 हो रहा है। तो अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज पुट अप कर सकते हैं जी। आप चैट में भी लिख सकते हैं या हैंड रेज करके आप क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी। जी किसी के कोई क्वेरी है तो आप हेमलता जी पूछा है। हाँ, मेरे को ये पूछना था, अभी आपने बताया था कि सुषमा दुष्मा में एक तीर्थंकर और एक चक्रवर्ती होते हैं। हेमलता जी आप अनम्यूट कीजिए अपने उत्सव आप को प्लीज। निकाल के हाँ अनम्यूट है। हाँ आपने बताया था हाँ सुषमा दुष्मा में चौथे आधे में एक तीर्थंकर और एक चक्रवर्ती होते हैं, हाँ और हाँ। तीसरे आधे में 11 चक्रवर्ती होते हैं या 10 होते हैं। हेमलता जी आपने हेलो, हैंड रेज किया हुआ है, हाँ टोटल कितने होते हैं? आवाज 12 नहीं होते आ 11 रही है आपकी। चक्रवर्ती 11 होते हैं टोटल। 12 चक्रवर्ती होते हैं। 12 होते हैं। चक्रवर्ती टोटल 12 चक्रवर्ती होते हैं। हाँ तो इसलिए 11 उसमें होते हैं, एक इसमें होते हैं ना। अच्छा, और ऊपर ऊपर वाले में 11 और एक, वैसे उसमें भी ऐसे 11 और एक होंगे। हाँ उसमें भी ऐसे ही होता है ओके थैंक यू। जी। जय श्रेंद्र। उदित जी आपकी कुछ क्वेरीज थी, आप पुट अप कर सकते हैं। Udichi, I think he has left.
शायद है नहीं यहाँ पे। हम अगले चरण पे चलें फिर रंजना जी। जी श्योर। आपका बहुत बहुत साधुवाद रंजना जी। पूरे लोक का भ्रमण हमें करवा रहे हो आप इतने सुंदर तरीके से, और ऐसा पेश पे कि हमें समझ में भी आए हो। हाँ मैं हमारा आमंत्रित करना चाहूंगी राहुल जी बोथरा को एक रोमांचक क्विज के साथ। तो सब बने रहिए, बस जस्ट 1 मिनट में। ओवर टू राहुल। गेम का लिंक जय जिनेंद्र सभी को। गेम का लिंक लोकानुप्रेक्षा वेब व्हाट्सएप पेज पे भी शेयर कर दिया गया है। बाकी आप ये क्यूआर कोड को भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आया नहीं अभी तक। राहुल भैया चैट सेक्शन में लिंक नहीं आया। चैट में जी एक एक मिनट। आ गया। जी लिंक चैट सेक्शन में भी मैंने डाल दिया है। लोकानुप्रेक्षा व्हाट्सएप पे भी लिंक आ गया होगा और यहाँ पे आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। 11 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। आपको नाम और मोबाइल नंबर जरूर से लिखना है। सेशंस में 10 क्वेश्चन है और एक बोनस क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस आज के लेक्चर्स पे बेस्ड है। डिफरेंशियल मार्किंग सिस्टम है। फास्टेस्ट आंसर को बेटर मार्क्स मिलेगा एंड टॉप 3 डिस्टिंक्टिव प्लेयर्स के लिए रिकॉग्निशन है। बेसिकली हम चाह रहे हैं कि इस सेशन में सभी पार्टिसिपेट करें और सभी जीते। सो नए जो भी प्लेयर्स आएंगे आज टॉप 3 उनको हम सिलेक्ट करेंगे एज टॉप 3 लिंक अभी प्लेयर्स। तक आया तो नहीं है भैया। लिंक मैंने चैट बॉक्स में भी भेज दिया है। लोकानुप्रेक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ चुका है और आप ये क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। 22 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। हमारे पास 36 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से आप ज्वाइन कर लें और हम इस रिवीजन का हमें तो आता नहीं है। आप यहाँ चैट में आया हुआ है। जी चैट में ये लिंक आया हुआ है। लोकानुप्रेक्षा उसके के लिंक व्हाट्सएप पे पे भी बस आया। क्लिक कीजिए। आप लिंक को बस क्लिक कीजिए। वहां पे आपको सिर्फ नाम और फोन नंबर डालना होगा। । 23 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। हेमलता जी बुच्चा, दीपक जी कुचेरिया, नव्या, उषा जी, सुशीला जी, ममता जी मारू, अर्चना जी, संयम जी, पिंकी जी, निकिता जी, अमन जी, नैना जी। सर हमको अब वो कैसे निकालना आता नहीं है, तो आप व्हाट्सएप में क्वेश्चंस भेज देंगे क्या? व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये इंटरनेट बेस्ड गेम है सो आपको ओके इसी सर। पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वो हमको आता नहीं है ना, इसलिए प्रॉब्लम। कोई बात नहीं। सो मैं क्विज स्टार्ट करता हूँ। आप वैसे ही क्विज को देख लें प्लीज, तो आपको ओके। ज्ञानवर्धन में तो काम आएगा ही। सो हम एक रिवीजन भी हो जाता है इससे। क्वेश्चन नंबर 1, एक कालचक्र कितने कोटा कोटि सागरोपम का होता है? 50, 10 12, कोटा कोटी 20, सागरोपम। 30। प्लीज 10 कोई भी कोड़ा बोले कोड़ी नहीं। सागरोपम का 20। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज कोई आंसर बोले ना। अ, आप आंसर को अपने ऐप में डालें। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
अवसर्पणी के प्रथम आर्य का काल जम्बू द्वीप के कौन से क्षेत्रों में होता है? उत्तर कुरु, देव कुरु, उत्तर अपर महाविदय, हेमवय, हिरण्यवय, हरिवय, रम्यक वर्ष। उत्तर कुरु, देव कुरु, अवसर्पणी के प्रथम आर्य का काल जम्बू द्वीप के क्षेत्र में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषमा सुषमा आरा कितने कालमान का होता है? 8 कोटाकोटि सागरोपम, 3 कोटाकोटि सागरोपम, 6 कोटाकोटि सागरोपम, 4 कोटाकोटि सागरोपम। सुषमा सुषमा आरा 4 कोटाकोटि सागरोपम का होता है। 13 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया। और अगला क्वेश्चन, भरत क्षेत्र के डैश खंडों पर चक्रवर्ती का अधिपत्य होता है? कितने खंडों पर चक्रवर्ती का अधिपत्य होता है? आपको आंसर टाइप करना है। टाइम्स अप। 6 करेक्ट आंसर है। 11 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया इसको। 24 और लीडरशिप बोर्ड आपके सामने। भरत जी टॉप पोजीशन पे 271 पॉइंट्स के साथ, सुशीला जी, श्रेणिक जी ऑन सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। अगला क्वेश्चन, जम्बू द्वीप में कितनी कर्म भूमियां हैं? 8, 10, 3 और 6। जम्बू द्वीप में कितनी कर्म भूमियां हैं? 8, 10, 3 और 6। 3 कर्म भूमियां हैं जम्बू द्वीप में और 12 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया। अगला क्वेश्चन, जम्बू द्वीप में कितनी अकर्म भूमियां हैं? 3, 2, 8, 6। जम्बू द्वीप में कितनी अकर्म भूमियां हैं? 3, 2, 8, 6। करेक्ट आंसर है 6। 12 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया। अगले क्वेश्चन की तरफ, अवसर्पिणी के दूसरे आर्य जैसा काल जम्बू द्वीप के कौन से क्षेत्रों में होता है? उत्तर कुरु, देव कुरु, पूर्व अपर विदेह, हरिवय, रम्यक वर्ष, हेमवय, हिरण्यवय। अवसर्पिणी के दूसरे आर्य जैसा काल जम्बू द्वीप के हरिवय, रम्यक वर्ष क्षेत्रों में होता है। 12 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया इसको। और 8वां क्वेश्चन, दुषम आरा कितने वर्षों का होता है? दुषम आरा कितने वर्षों का होता है? 10,000, 15,000, 21,000, 42,000। दुषम आरा कितने वर्षों का होता है? 21,000 वर्षों का होता है। लगभग सारे पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया। और लीडरशिप बोर्ड की तरफ चलते हैं। आरती जी on top position now with 479 points, कुसुम जी with 440 points और सुशीला जी थर्ड पोजीशन पे 426 पॉइंट्स पे। 2 क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, जल्दी आंसर करना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने हैं। काल परिवर्तन जम्बू द्वीप के किन किन क्षेत्रों में होता है? उत्तर कुरु, देव कुरु, भरत ऐरावत, हेमवय, हिरण्यवय, हरिवय, रम्यक वर्ष। काल परिवर्तन जम्बू द्वीप के भरत ऐरावत क्षेत्रों में होता है। 22 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया। लगभग सारे पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली इसको आंसर किया है। ओम मरम सभी को। अगला क्वेश्चन, भरत ऐरावत क्षेत्र के अवसर्पणी काल के किस आर्य में प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है? दूसरा आरा, तीसरा आरा, चौथा आरा, पांचवा आरा। किस आर्य में प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है? तीसरे आर्य में। 21 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया इसको। और हम चलते हैं लीडरशिप बोर्ड पे। कोई बदलाव नहीं। भरत जी ऑन 4th पोजीशन नाउ, एक ही बदलाव था। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे आरती जी, कुसुम जी और सुशीला जी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था और यह है आज का बोनस क्वेश्चन। आप सभी के स्क्रीन पे 150 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको करेक्टली आंसर करना है। पद्मद्रह की
शास्त्री देवी का नाम क्या है? कीर्ति देवी, श्री देवी, लक्ष्मी देवी, धृति देवी। पद्मद्रय की अधिष्ठात्री देवी का नाम श्री देवी है। 14 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया। देखते हैं लीडरशिप बोर्ड फाइनल स्कोर। आरती जी, सुशीला जी और कुसुम जी विद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशंस। बहुत बहुत ओमरम आप सभी को। बहुत बहुत साधुवाद राहुल जी आपका। हमारा सेशन हमेशा अधूरा ही होता है बिना इस क्विज के। अब मेरा आमंत्रण कविता जी बरड़िया से वोट ऑफ थैंक्स के लिए। कविता जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। युग प्रधान आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में वंदन। आज का सेशन बहुत ही अद्भुत सेशन था। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी हमारी एस्टीम्ड एंड वेरी नॉलेजेबल स्पीकर श्रीमती रंजना जी का। रंजना जी, आपका ज्ञान का तो क्या हम कहें। आपने इतना टफ चीज जो है काल चक्र के बारे में हमें बहुत इजी तरीके से आपने हमको समझाया। अब हम इसको कितना ले सकते हैं वो हम पे डिपेंड करता है, बट बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें इसके बारे में बताया। बहुत बहुत साधुवाद आपको। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी भरत जी बेगवानी जी का, नॉर्थ जोन सेक्रेटरी भरत जी बेगवानी, इतना इंफॉर्मेटिव रिकैप के लिए जो आपने हमारे लिए हमारे ऑडियंस के लिए सबके लिए आपने प्रेजेंट किया। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी एनएससी के मेंबर्स सपना जी, आरती जी और हमारे उपाध्यक्ष सैनिक जी, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल जी। और क्विज के लिए जैसे कि गरिमा जी ने आपको कहा कि क्विज जो हमारी है यूएसपी है। रंजना जी के बाद अगर कोई यूएसपी है तो हमारी क्विज है। तो क्विज के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहूंगी राहुल जी को। राहुल जी, आप हमारे काफी कार्यक्रम के लिए आपका क्विज इज रियली बिग यूएसपी। और ऑफ कोर्स एक जन ऐसे जिनके बगैर ये प्रोग्राम संभव नहीं हो पाता, वो है मेरी प्यार की गरिमा। गरिमा, यू हैव डन वेरी गुड जॉब, वेरी नाइस जॉब। सबको बांधे रखना, इतना सुंदर संचालन। और खास करके सबसे ज्यादा साधुवाद आपको इसलिए क्योंकि आपने रंजना जी जैसी एक एस्टीम्ड लर्नेड पर्सन को इस प्लेटफॉर्म में आपने मतलब लेके आए उनको, और वो हमें इतना सुंदर बता भी रहे हैं। तो उसके लिए गरिमा जी बहुत बहुत साधुवाद आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट थैंक्स मैं कहना चाहूंगी हमारे ऑडियंस को जो यहाँ पे प्रेजेंट है। आप और लार्ज नंबर पे हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े, यही हमारी आप सबसे लाइक रिक्वेस्ट रहेगी। गरिमा जब भी शेयर करती है आपके साथ हमारी लिंक, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और आपसे मोटिवेट भी करिए उनको। अगर आप बताएंगे कि ये सेशन कितना सुंदर रंजना जी ले रही हैं तो आई एम श्योर और लोग जुड़ेंगे। तो नॉलेज को जितना बांटा जाए, जितना बताया जाए, उतना ही नॉलेज बढ़ता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस सेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। तो इसी के साथ ओम अरहम एंड बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम, सभी का धन्यवाद। सेशन